अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात में हर बार कुछ चीज़ें मैं दोहराता हूँ। उसका मकसद यह होता है कि हम बार बार अपनी बात दोहरा करके आपको याद दिलाएं कि हमने पिछली बार क्या कहा था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय यह चाहती है कि हर किसी को न्याय मिले, न्याय उसके द्वार तक पहुँचे और वह न्याय के द्वार तक पहुँचे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ अभाव में, पैसा नहीं है उसके पास, पहुंच नहीं है, इसलिए न्याय उसको नहीं मिलेगा। उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। एक तो कुछ श्रेणियां बांटी गई हैं जिसमें SC, ST, तमाम महिलाएं जिनकी आमदनी 3 लाख रुपए से कम है, ट्रांसजेंडर, इस तरह के लोगों को निचली अदालत से लेकर के ऊपरी अदालत तक, यानी कि जिला अदालत से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ने के लिए कानूनी खर्च विधिक सेवा प्राधिकार वहन करता है। आपको जब अपना मामला कोई आता है, कोई मुद्दा आता है, इसलिए आप न्याय के लिए नहीं लड़ पाएँ, यह बात दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके पास पहुंच नहीं है, पैरवी नहीं है। 2 और सुविधाएं हैं जो बताना जरूरी है। एक तो आपके घर में जो डाकिया जाता है, उस डाकिया के पास जो मोबाइल फ़ोन है, उस मोबाइल से भी आप अपनी बात, अपनी शिकायत विधिक सेवा प्राधिकार को कर सकते हैं। डाकिया को समझाया गया, डाकिया को पता है। दूसरे 15-100-15100 कहीं भी कभी भी टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, आपको कानूनी सहायता मुहैया कराई जाएगी, आप जहां भी हों। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कोशिश यह है कि जल्द न्याय मिले, कम से कम खर्चे में या बिना खर्चे के न्याय मिले। इसीलिए कुछ व्यवस्थाएं भी की गई हैं। उसी व्यवस्था में है एक अस्थाई लोक अदालत। आज हमारे साथ अस्थाई लोक अदालत रांची के अध्यक्ष DK पाठक साहब हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। जोहार। एक तो हम ये जानना चाहते हैं कि लोक अदालत बनाने का मकसद क्या है, लोक अदालत क्या है? अगर हम इसकी पृष्ठभूमि में जाएं तो सर्वप्रथम संविधान के अनुच्छेद 39A जो 42वें संशोधन के समय जोड़ा गया था, तो उसी के आलोक में इन का जो है गठन किया गया। और गठन करने के उपरांत जब देखा गया कि लोक अदालत का जो फंक्शन है वो एक पीरियोडिकली होता है, बीच बीच में होता है, तो इसको रेगुलराइज करने के उद्देश्य से यहाँ अस्थाई लोक अदालत की जो है सो गठन किया गया। और अस्थाई लोक अदालत में हम लोग प्री लिटिगेशन स्टेज पर ही काम करते हैं। वाद विवाद का जो है विषय आपका अदालत में जाने से पूर्व ही उसका निपटारा हो जाए, इस उद्देश्य से इसको किया गया है। जैसे कि 2 व्यवस्था है विधिक सेवा प्राधिकार में। एक व्यवस्था तो है मध्यस्थता की, प्री मीडिएशन वहाँ भी होता है। आपके यहाँ जो व्यवस्था है जी, उस व्यवस्था में अलग क्या है? हमारे यहाँ जो व्यवस्था है उसमें अलग यह है कि मीडिएशन से हट करके हमारे यहाँ होता है कॉन्सिलिएशन। कॉन्सिलिएशन में हम लोग एक प्रपोज टर्म्स ऑफ सेटलमेंट देते हैं, एक प्रस्ताव देते हैं कि आप लोग इस दोनों पक्षों से बात करने के उपरांत। देखिए, मध्यस्थता और कॉन्सिलिएशन में जो है थोड़ी बहुत ही छोटा अंतर है जी। और इस छोटे अंतर को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि इसमें जो कॉन्सिलिएटर है वो कुछ अपना प्रस्ताव दोनों पक्षों के बीच रख सकता है, जबकि मध्यस्थ इसको नहीं रखता है। तो मध्यस्थ जो है सो ये कॉन्सिलिएटर जो है एक प्रस्ताव रखता है, दोनों पक्षों को मिलाने का प्रयास करता है और वही आगे चल करके एक सेटलमेंट पर पहुंचते हैं। सेटलमेंट के आधार पर ही
वाद का हम लोग निपटारा करके और वाद को का निष्पादन करते हैं। यहाँ का किया गया अवार्ड जो है सो जाहिर सी बात है आगे अपीलेबल नहीं रहता है। किस तरह के मामले आपके यहाँ आते हैं और किस तरह के मामले आने के लिए गुंजाइश है? यहाँ जैसे कि सर्विस मैटर मान लिया जाए। सर्विस मैटर नहीं, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से जो मैटर है, इसको अगर हम कहें लोकोपयोगी सेवाएं, तो उससे पानी, संबंधित बिजली, सड़क, हाँ, पानी, स्वास्थ्य, बिजली और बैंक, इंश्योरेंस, यही सब मामले हम लोग के यहाँ आते हैं। और इसका निष्पादन हम लोग चाहते हैं कि सुलह और सेटलमेंट के आधार पर हो जाए। और अगर सुलह पर दोनों पक्ष नहीं पहुँचते हैं तब फिर इसका लोक अदालत, अस्थाई लोक अदालत को यह अधिकार है कि दोनों का निपटारा उसके गुणागुण के आधार पर, यानी मेरिट के आधार पर, गुण दोष के आधार पर हाँ, आपके यहाँ भी निपटारा होता है। हाँ, गुण दोष के आधार आप पर। आम तौर पर टाइम फ्रेम क्या है? आम तौर पर टाइम फ्रेम क्या है? इसमें समय तो किसी किसी मामले में पक्षकारों की तत्परता पर ही हम ये कर सकते हैं। अगर पक्षकार तत्पर नहीं है, दोनों पक्षों का, उभय पक्षों की तत्परता जो है तो ये मायने रखती है। अगर उभय पक्ष अगर बार बार मतलब प्रत्येक तिथि को आ जाए तो इसमें निपटारा महीनों में भी होता है। उसमें जो आम तौर पर है कि एक विक्टिम है जी, और दूसरा विक्टर कहा जा सकता है, जिसने कि इसको विक्टिम बनाया है ना। तो वो जिसने बनाया है वह तो जानबूझ करके कोशिश करेगा कि हम कम से कम आए, हाँ, और ये दौड़ेगा। तो उसको कैसे बुलाने का क्या तरीका है और कितना ज़्यादा वो कोऑपरेट करते हैं? इसलिए कि आमतौर पर वो सरकारी सारे महकमे हैं। अब आपके जैसे कि पानी का एक मान लिया जाए, पानी का कोई मामला है, नगर निगम के पानी का, हाँ, चल रहा है, बरसों से चल रहा है मामला। नगर निगम का पानी का मामला है तो नगर निगम के वकील साहब, दोनों पक्षों पर ये एक जिम्मेवारी, बंधन है, दोनों पक्षों की यह जिम्मेवारी है कि लोग अस्थाई लोक अदालत के साथ जो है सो वो सहयोग करें। यही इसका है। मैंने उनसे कितना ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि सरकारी महकमे के जो एडवोकेट्स आते हैं या सरकारी महकमे का जो भी प्राधिकृत व्यक्ति आता है वह जो देखिए, है, अगर हम बैंक की बात करें, हाँ, तो बैंक वाला अगर कोई ऋण लिया हुआ है और अगर वो पहले यहाँ दाखिल कर देता है ऋण, जो ऋणी है सो, तो उसमें बैंक पर तो एक हो जाता है कि वो फिर दूसरे अदालत में वो जा नहीं पाएगा। धारा आपकी संभवतः 22D के तहत जो है सो उसको आगे जाने का 22D या 22C में है, इसका प्रावधान है कि वो जो है सो फिर दूसरे अदालत में जाने से दोनों पक्षों में एक बंधन हो जाता है। तो इस आधार पर जो है सो बैंक स्वयं चाहता है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस बात का निपटारा वो कर ले, और उसके बाद जो है सो इसके चलते भी पक्षकार जो है हम लोगों से सहयोग करते हैं। बैंक में अधिकतर मामले जो मेरी समझ से है, 3-4 तरह के डिफॉल्टर होते हैं। हाँ, एक तो आदतन डिफॉल्टर, हाँ, और एक जो होता है कि किसी कारण से, जैसे कोरोना आ गया, इस तरह की हाँ, कोरोना परिस्थिति आ गई, जी, कभी आ गई परिस्थिति, उस कारण से हो गया, लेकिन ब्याज उसका चढ़ता गया। उसको यह नहीं पता है कि उसको बैंक को लिख करके देना है कि भाई हम इस मुसीबत में हैं, इसलिए हमको मौका दिए। तो बैंक को लगा कि डिफॉल्टर है, हमारा पैसा जानबूझ के नहीं पेमेंट कर रहा है। इस तरह से 3-4 टर्म हो सकता है। तो आपके यहाँ किस तरह के मामले ज़्यादा आते हैं? एक तो कृषि लोन के ज़्यादातर मामले हैं, जिसमें कोई ट्रैक्टर ले लिया, कोई टेम्पू ले लिया, कोई कुछ ले लिया। कृषि लोन के मामले हैं या दुकानदारों से संबंधित मामले हैं, जो व्यापारिक संस्थाओं के, तो व्यापारिक संस्थाओं के छोटे छोटे मामले ही ज़्यादातर रहते हैं जो आते हैं और फिर उसका निपटारा हम लोग करते हैं। तो उसमें कैसे सहयोग होता है? बैंक क्या करता है? बैंक ने 10,000 रुपया दिया और वो बढ़ते बढ़ते 5 साल में 1 लाख रुपया हो गया, ये सब चुकाया नहीं किसी कारण से, या तो बीमार पड़ गया या घर में कोई ऐसा हो गया, शादी ब्याह हो गया, कुछ भी घटना घट गई, नहीं चुकाया, तो 10,000 मूल उसका हुआ, हाँ, मूल पर ब्याज लगता चला गया। और अगर वो चुका देता है ऋण तो उसका सिविल ठीक रहेगा, 10 की जगह 15 आगे ले सकता है, 20 ले सकता है, 25 ले सकता है। वैसी परिस्थिति में ये बैंक जो है सो काफ़ी सहयोग करते हैं और उनका कॉपरेशन यह रहता है कि वो ऋण की जो राशि रहती है उसको काफ़ी हद तक के घटा देते हैं। जैसे मान लेते हैं, आपने जैसे कहा कि 1 लाख रुपया हो गया जो 10,000 था, उसको घटा करके 15,000 20,000 के आसपास ले आते हैं और उसमें भी किस्त बांध देते हैं और उसका निपटारा हो जाता है। इसका निपटारा बहुत जल्दी हो जाता है। तो आपके यहाँ जो केसेज आते हैं बैंक्स के ज़्यादा हैं, यूटिलिटी सर्विस के ज़्यादा हैं? बैंक के केस अधिक हैं हमारे यहाँ,
क्योंकि वही ऋण से संबंधित जो रहता है वही। कोई मामला जिसमें कि आप सलटा नहीं पाए हो, दोनों पक्षकार तैयार नहीं हो पाया हो और कोई गुण दर्ज के आधार पर फैसला नहीं हो पाया, इस तरह का कोई केस है अब तक आपके रिजिम में ध्यान है जो सलट नहीं सका हो वहाँ? कुछ केस पुराने पड़ गए हैं, कुछ केस पुराने पड़ गए हैं जिनको सलटाना थोड़ा मुश्किल तो लगता है कभी कभी, लेकिन क्या है उसमें जैसे ज़्यादातर जो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट का जो केस होता है वो आ गए हैं, और उसमें फिर जो है थोड़ा सा वहाँ तो ट्रिब्यूनल में भी ये प्रॉब्लम हो रहा है, ट्रिब्यूनल में भी ये प्रॉब्लम है और आपके यहाँ भी ये प्रॉब्लम है। उसमें इनके इंश्योरेंस कंपनियों का सहयोग नहीं करने का कारण कहा कि 3 स्टेक होल्डर हो जाते हैं। हाँ। एक तो जिसने बस खरीदा, बस या टेम्पो खरीदा, हाँ, जो वाहन का जो मालिक हुआ, मालिक, बैंक और इंश्योरेंस कंपनी, पीड़ित, इंश्योरेंस कंपनी भी आ गए ना, इंश्योरेंस कंपनी और पीड़ित, इतने लोग आ गए, इतने लोग आ गए तो बैंक इसमें पक्षकार नहीं होता। बैंक सॉरी इंश्योरेंस कंपनी, हाँ, बैंक कहाँ से आए? हाँ। और आपका ये ऑनर जो मालिक है, और ये जो विक्टिम है, पीड़ित, बस तो 3 लोग हैं। तो इन तीनों में इंश्योरेंस कंपनी को देना है, मालिक ने तो इंश्योरेंस करा रखा है अपनी जिम्मेवारी से मुक्ति के लिए। नहीं, इसमें और इसको थोड़ा सा क्लियर किया जाए, इसलिए कि बहुत तरह का मामला वो इसको साफ करना चाहेंगे। इसमें कि बहुत सा होता है कि ये बीमा की शर्तों को जब मालिक अनुपालन नहीं कर पाता है तब जो है बीमा कंपनियां इस पर अड़ जाती है कि भाई हम तो पैसा देंगे नहीं। शर्तें क्या हैं? शर्तें जैसे ये ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या फिर परमिट होना चाहिए, ज़्यादातर यही रहता है, परमिट। नहीं, आम तौर पर जो आपने भी इंश्योरेंस कराया होगा, LIC कराया होगा, इस तरह की चीज़ें, तो पीछे वाला टर्म एंड कंडीशन जो उसकी शर्तें हैं वो कोई पढ़ता नहीं है। वो जो एजेंट कहता है उस एजेंट के कहे हिसाब से सिग्नेचर कर देता है आदमी, और सिग्नेचर करने के बाद वो फंस गया, कहा कि भाई ये 5 लाख रुपए का आप कराइए और जोड़ जाड़ करके आपको 10 लाख रुपया मिलेगा, 15 लाख रुपया मिलेगा। और जब टर्म आया तो वो कहता है कि नहीं भाई हमारा तो ऐसा कोई शर्त नहीं, आप शर्त पढ़े नहीं, शर्त पढ़ना चाहिए था आपको। इसमें क्रेता सावधान कैविएट इंपोर्टर का सिद्धांत लगता है कि भाई आप क्रेता हैं, आपने खरीद की है तो आपका जो है सो शर्त आपको मानना होगा। लेकिन इसके उलट एक है कॉन्ट्रा प्रोफरेंटम, इसका भी सिद्धांत है, जिसके तहत जो है सो किसी भी तरह का ये अगर मान लेते हैं कि चूक हो जाती है, आप अधिकतर देखते होंगे, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब कोई भी पक्षकार कोई बीमा की पॉलिसी को परचेज करता है तो बाद में उसकी शर्तें उसको दी जाती हैं, पहले वो सिग्नेचर कर चुका होता है और पैसा वो चुका दिया रहता है, उसके बाद तो फिर उसको शर्तें दी जाएंगी कि भाई ये फला फला शर्त है। खास करके हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे ज़्यादा। हाँ, तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस वाले का ही की हम बात कर रहे हैं। जैसे हम लोग के यहाँ भी मामला है कि हाँ भाई अब क्या बोले यार, दांत का जो है इलाज कराएंगे तो उसमें हमको इतना पैसा है, तो दांत में यहाँ पर पीछे दिखा रहे हैं कि नहीं ये आपका ये दांत जो है सो इसमें मेंटेनेबल नहीं है और आप इसको हटाइए, ये इसका पैसा नहीं मिलेगा। इसमें पक्षकार आते हैं तो इसमें वही देखना पड़ता है कि इसमें ऐसा तो नहीं कि ढकी छुपी शर्तें नहीं होनी। हाँ, ये जो है असल अगर कोई ढकी छुपे शर्तें अगर कोई लेकर के बीमा कंपनी आती है कि हाँ एकाएक प्रकट कर दे, तो वैसी सूरत में जो है सो ढकी छुपी सूरतें वो बीमा कंपनी के ही खिलाफ जाएंगे। तो उसमें कितने बीमा कंपनियां कितना कोऑपरेट करती हैं? बीमा कंपनियां तो उसमें बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करेंगे, वो तो बोलेंगे भाई हमको पैसा तो देना ही नहीं है। तब क्या वैसी सूरत में उस उसके आधार पर, हाँ, उसका गुणागुण के आधार पर। अच्छा, गुणागुण के आधार पर भी हम यहाँ एक इसको क्लियर यह करना चाहेंगे कि यहाँ हम लोग को ये अस्थाई लोक अदालत इससे व्यवहार प्रक्रिया संहिता अथवा साक्ष्य अधिनियम से बिल्कुल ही बंधा हुआ नहीं है। सहारा हम लेते हैं जरूर व्यवहार प्रक्रिया संहिता अथवा जो साक्ष्य अधिनियम है उसका, लेकिन इसको नेचुरल जस्टिस, नैसर्गिक न्याय के जो नियम है उसके आधार पर इसका निपटारा किया जाता है और ज़्यादा कानून नहीं लगा करके ज़्यादा इसमें देखा जाता है कि पक्षकारों का उद्देश्य क्या है। क्योंकि देखिए, भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, उद्देश्य है आर्थिक और सामाजिक समता का और सुरक्षा का भी, और हाँ, और उसकी सुरक्षा का। अगर इस उद्देश्य से ही अगर भटक जाएगा तो फिर न्याय कैसा?
इस तरह के केसेज में तो बीमा कंपनियों को कैसे बांधा जाता है, कैसे रोका जाता है कि भैया आपको देना ही पड़ेगा? जैसे कि कुछ मामले जो मेरी जानकारी में है, उसमें सुप्रीम कोर्ट तक से लौट करके आए कि यहाँ इस मामले को मध्यस्थता से निपटाई और वो लोक अदालत से निपटाई। मध्यस्थता से एक्सीडेंट का खास करके एक्सीडेंट केसेस में देखिए, एक्सीडेंट केसेस तो दर्दनाक अवस्था होती है, जिस परिवार पर होता है वही जानता है इसके दर्द को। तो इसमें बीमा कंपनियां के अधिवक्ता को देखिए, अधिवक्ता वर्ग जो है सो अधिकांशतः, मैं सभी को तो नहीं कह सकता, लेकिन अधिकांशतः एक एलीट क्लास है, एक प्रबुद्ध वर्ग जिसको हम कहेंगे वो है। और वो प्रबुद्ध वर्ग है जो हर कदम में अदालत का साथ देता है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही होस्टाइल है या विरोधी भाव रखता है, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसी अवस्था में जो है आपका ये बीमा कंपनियां वो अपने अधिवक्ता, चूँकि देखिए बाद में लिटिगेशन कॉस्ट अगर बढ़ जाएगा तो उससे बीमा कंपनी को तो कोई फ़ायदा होना नहीं है। जितना नीचे से नीचे स्तर पर अगर बात का निष्पादन हो जाता है वो बीमा कंपनियों के लिए भी फ़ायदेमंद है, और दूसरा जो पक्षकार, जो पीड़ित पक्ष है, उसके लिए भी यह फ़ायदेमंद है। जैसे कि मैंने फिर ये दोहराया कि मोटर व्हीकल एक्ट खास करके मामले में, उस तरह के मामले में ही सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। और हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में, हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में उस समय जो कमिट करता है एजेंट, जो बताता है, वो लगता है कि अरे इसमें तो हमारा सारा कवर हो जाएगा, आउटडोर भी कवर हो जाएगा। बाद में पता चलता है। तो उपभोक्ता को क्या करना चाहिए इस तरह के मामलों में, जब इस तरह के मामले में कोई कंपनी आती है? मैं तो इसलिए कि अपने यहाँ जो है लिटरेट तो लोग हैं लेकिन जानकार नहीं है। लिटरेट लोग हैं, जानकार नहीं है। बहुतों को अस्थायी लोक अदालत की भी जानकारी नहीं है, जहां वो प्री लिटिगेशन स्टेज पर ही मामले को का समाधान वो चाहे तो कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में है कि वो प्रयास करें कि अपने अपने ज़िले के प्री लिटिगेशन स्टेज में ही जो है अस्थायी लोक अदालत में अपनी अर्जी लगाएं, और वहाँ पर प्रयास करें कि वहीं पर से वहाँ उनका मामला जो है सुलझ जाए। अस्थायी जी कॉन्सिलिएटर का जो जहाँ तक बात है कॉन्सिलिएशन का, तो कॉन्सिलिएशन में एक कदम थोड़ा हम लोग आगे बढ़कर खुद भी प्रस्ताव देते हैं, जो लगभग दोनों पक्षों को मान्य होता है। अभी आपके यहाँ किस तरह के केसेस सबसे ज़्यादा हैं? अभी ज़्यादातर केसेस बैंक के हैं, और वही आपके मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हैं, और कुछ हेल्थ इंश्योरेंस के भी हैं। तो उसमें कितना कॉपरेट कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी, जो भी कंपनियां हैं वो कितना कॉपरेट कर रही हैं? कंपनियां पहले तो कॉपरेट नहीं करना चाहती हैं, लेकिन बाद में देखते हैं कि जैसे समझाने पर कि वस्तु स्थिति आपका लिटिगेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर आप नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर बिल्कुल मुफ्त सेवा है, जो हमारे लिए, आपको तो अधिवक्ता लग रहा है, बीमा कंपनियों को तो अधिवक्ता की आवश्यकता पड़ती है, वो बीमा कंपनियां का सारे अफसर तो आ नहीं सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है आपका ये पीड़ित पक्ष का, तो पीड़ित पक्ष तो सीधे कानून का दरवाज़ा खटखटा सकता है, या तो फिर विधिक सेवा प्राधिकार के थ्रू अधिवक्ता भी उसको प्राप्त हो सकते हैं, अधिवक्ता की सेवाएं भी उनसे मिल सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है बीमा कंपनियां का जो है लिटिगेशन कॉस्ट बढ़ सकता है, ज़्यादा उनकी परेशानी ज़्यादा बढ़ेगी, उनको ज़्यादा खर्च बैठेगा। अगर यह इस तथ्य को भली भांति उन्हें समझाया जाता है, तब वो इस पर आ जाती हैं कि भाई इसका निपटारा हम। प्रक्रिया क्या है आपके यहाँ आने की? प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, फीस क्या लगता है? कोई फीस नहीं है, एक साधारण सा एक आवेदन ही काफ़ी होता है। उसमें हम लोग खुद ही देख लेते हैं कि इसमें दूसरा पक्ष कौन है, जिसको हमें नोटिस हमें करना है। दूसरे पक्ष को नोटिस हम लोग करके बुलाते हैं, उसके बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने का प्रयास करते हैं। समझौता कराने के प्रयास के उपरांत जो है या उसके क्रम में बोलें तो वही प्रपोज्ड टर्म्स ऑफ सेटलमेंट वगैरह दिया जाता है। पहले तो पार्टी बहुत सी पार्टी ऐसी होती है जो खुद ही समझौता पर आ जाती है, वो बोलती है कि नहीं हमको इतना पैसा मिल जाएगा, हम इतना में हम सेटल कर लेते हैं। और दूसरा भी खास तौर पर बैंक का कॉपरेशन तो काफ़ी मिलता है, इसमें दो राय नहीं है। जैसा आपने बताया कि नहीं 10,000 का अगर 1 लाख हो जाता है, ठीक है 1 लाख हो जाता है, लेकिन उसको फिर बैंक वाले ही खुद काफ़ी कम कर देते हैं, और उसमें पार्टी सेटल भी कर लेता है। और हमको तो लगता है कि काफ़ी हज़ारों की संख्या में वाद यहाँ निष्पादित होते हैं रांची जिले में। आपके यहाँ अभी जो केसेज हैं खास करके इंश्योरेंस कंपनियों के जी,
उसमें मोटर व्हीकल वाला जो केस है, हाँ, उसकी क्या स्थिति है मोटर व्हीकल वाले केस में? मोटर व्हीकल केसेस क्या में भी कि- जो है सो पक्षकार आते हैं, जैसे हाल फिलहाल में 2-3 मामले क्या ऐसे कि उसका तो ट्रिब्यूनल भी है, ट्रिब्यूनल में भी जाते हैं। हाँ। आपके यहाँ भी सुविधा है, गुंजाइश है कि आपके यहाँ भी आ हाँ। सकते हैं, मध्यस्थता में भी जा सकते हैं। हमारे क्या यहाँ गुंजाइश थोड़ा, ये ट्रिब्यूनल का क्या अधिकार क्षेत्र थोड़ा अधिक है हमारे यहाँ उसकी तो अधिकार कुछ शर्तें तय है ना। हाँ, एक्सीडेंट केस में नुकसान की शर्तें तय है कि ये नुकसान होगा तो ये आपको मिलेगा। उस जी। पर फॉर्मूला हाँ, बना है। सरला वर्मा वाला जो केस है उसके फार्मूला आधार पर, बना या प्रणय सेठी वाले केस पर जो हम लोग इस पर तो उसमें फार्मूला बना हुआ है। जी, तो लोक अदालत भी उस फार्मूले पर चलता है क्या? लोक अदालत भी फार्मूला पर चलता है, और दोनों पक्षों को जो मान्य होता है उसी पर हम लोग ज़्यादा, मतलब क्योंकि ये पार्टी थक चुका होता है तो इसको तो मानना। थक चुका नहीं होता है, बल्कि बिल्कुल फ्रेश आता है। यहाँ विवाद तो शुरू ही नहीं हुआ है अच्छा, जी, यहाँ विवाद तो शुरू मैंने ही नहीं हुआ। ट्रिब्यूनल अभी से तो लेकर के आपके यहाँ हाँ, नहीं आता हाँ, है? नहीं, ट्रिब्यूनल में अगर होगा तो मेरे यहाँ फिर तो मेंटेनेबल नहीं है। अच्छा, हाँ, मेरे यहाँ फ्रेश आपके यहाँ। हमारे यहाँ फ्रेश बिल्कुल आएगा, और आकर के अपना विवाद शुरू किया। तो एक मान लिया जाए कि टाइम लिमिट 3 से 6 महीने मैक्सिमम मान लिया जाए, तो हाँ। 3 से 6 महीने में कितने केस निपटा पाते हैं लगभग? 3 से 6 महीने में खास करके एक्सीडेंट वाले केस, इंश्योरेंस कंपनी वाले केस या केस हेल्थ में वाले। प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक हो, 10-12 तक प्रयास करते हैं कि निपटा जाए। और अगर नहीं यहाँ से निपटा, अगर यहाँ से भी हो गया कि एकदम कोऑपरेट नहीं कर रहा है पक्षकार, तो फिर उन लोग जाता है अपना ऊपर। मैंने आपके यहाँ तो ऊपर जाने की गुंजाइश है फेल करने के बाद, हाँ, फेल करने के बाद, अवार्ड लेकिन होने के अगर बाद अवार्ड नहीं। हो गया तब गुंजाइश नहीं। फेल होने के बाद फिर जा सकता है जहाँ हाँ, चाहे, उसमें क्या। ट्रिब्यूनल भी जा सकता है, कोर्ट हाँ, भी जा अगर वो सकता पक्षकार बोला कि नहीं हम यहाँ से संतुष्ट नहीं है, तो ट्रिब्यूनल जाए अपना ट्रिब्यूनल। है। पक्षकार में तो कंपनीज भी हो हाँ, सकती है, बीमा कंपनी भी हो सकती है। कंपनी बोलेगी नहीं हमको यहाँ पर इसका निपटारा बिल्कुल ही नहीं चाहिए, या अगर नहीं कोऑपरेट करेंगे तो फिर भाई जाओ। तो वहाँ फिर उसको टाइम लगेगा भरपूर। हाँ, वहाँ पर भी टाइम, ट्रिब्यूनल में तो बहुत टाइम लग जाता है। ट्रिब्यूनल में देखिए पीड़ित पक्ष को कष्ट ज़्यादा हो जाता है बनिस्बत की यहाँ। तो यहाँ आए तो कंपनी सहयोग करे तो आना ही चाहिए। हाँ, कोई भी कंपनी- चाहता है कि 3 महीने से 4 महीने में हमारा मामला निबट जाए। पहले तो 3 महीने देखिए, जैसे कि पहला एक्सीडेंट होता है मान लीजिए, तो उस समय तुरंत हेल्थ बैकअप चाहिए उसको, कि हेल्थ हाँ। के लिए उसको मिले बैकअप, ताकि उसका कि इलाज चल सके सारा। देखिए खर्चा। इलाज के लिए ही तो अब तो थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा, जी। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि अब काफ़ी इसमें संशोधन भी हुआ है आपका मोटर व्हीकल एक्सीडेंट में, कि अगर कोई आदमी आता है उसकी सहायता करता है जो एक्सीडेंट से पीड़ित है उसका, तो उस पर किसी तरह का केस नहीं, उसको ना अदालत में बुलाना नहीं पड़ेगा या उस तरह का बहुत मतलब उसमें सहयोग किया गया है। अगर कोई ऐसा उसकी गलतफहमी से अगर बोनाफाइड मिस्टेक है, अगर उससे उसको कुछ नुकसान पड़ता है तब भी उस पर केस नहीं होगा। बहुत तरह का प्रोटेक्शन यह पब्लिक को समझाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ, पब्लिक मारपीट करना शुरू कर देती है, इसलिए भाग जाता है। हाँ, पब्लिक अगर कोऑपरेट करे हाँ, तो लेकर के आए हॉस्पिटल में जाकर दिखा सकता है। हाँ। टाइम जो गोल्डन पीरियड कहा जाता है। हाँ, गोल्डन पीरियड कहा जाता है, और गोल्डन पीरियड में जो है सो हॉस्पिटल पर भी यह बंदेज है कि वो तुरंत ही उसका इलाज शुरू करे, चाहे वो निजी हो या हाँ। सरकारी हो, से कोई वो नहीं ना है। उसमें निजी कोई या सरकारी कोई भी एक्सीडेंट का केस है तो इमीडिएट इलाज शुरू करना है, ताकि गोल्डन पीरियड जो है उसका लाभ मिल सके उसको। जी बिल्कुल। अभी आपने अस्थाई लोक अदालत के बारे में जयंत कुमार पाठक जी से, जो रांची अस्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष हैं, उनसे सुना तो उसको गुनिए भी, और लोक अदालत में जो फ़ायदे मिल सकते हैं वो फ़ायदा लीजिए। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जोहार। धन्यवाद, जोहार।